डियर फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सेट नंबर 5 रसायन शास्त्र यानी कि आपका केमिस्ट्री का। ये अंतिम सेट है। इससे पहले सारे सेट सॉल्यूशन करा दिए गए हैं। उन सभी को आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट दिखाई देगी स्क्रीन पे ही। स्क्रीन पे उसको टच करके आप सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशंस देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पूछा गया ए रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए एंड द सेकंड ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। राइट द डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। रेट इक्वेशन यानी कि वेग समीकरण आपको बताना है। तो देखिए सिंपली इसने बोल रहा है कि एज के प्रति जो है प्रथम है, तो प्रथम में यानी कि इसका आपको पावर एक लेनी है। एक पावर लो या ना लो बात बरोबर होती है। साथ में बी द्वितीय कोटि का है यानी कि बी की पावर दो लेनी है। बस यही वेग समीकरण लिखना है। सिंपल होता है, आपको पता ही है वेग समीकरण कैसे लिखा जाता है। इसका बताते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे एब्सॉर्प्शन ऑलवेज एक्सोथर्मिक क्यों होता है, यानी कि अधिशोषण जो है ऊष्माक्षेपी क्यों होता है। तो अधिशोषण प्रकृति में ऊष्माक्षेपी होता है क्योंकि अभिक्रिया के दौरान किसी ठोस सतह पर गैस का अधिशोषण होता है तो कुछ मात्रा में जो है ऊर्जा भी मुक्त होती है। इसलिए जो है ये अधिशोषण क्या प्रकृति कैसी होती है, ऊष्माक्षेपी होती है। ठीक है, तो ये सिंपल सा डेफिनेशन एक लाइन में लिखोगे ताकि आपको इसके मार्क्स मिल जाए। यहाँ पे मैंने इंग्लिश में भी लिखा है कि adsorption is a exothermic in nature because during a reaction when gas is absorbed on a solid surface an amount of energy is liberated। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। यहाँ पर जो है राइट कोऑर्डिनेशन नंबर, तो कॉपर का इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा गया है। यहाँ पर देखेंगे कि कॉपर जो है ये NH3 अमोनिया के 6 मॉलिक्यूल्स के साथ में अटैच्ड है, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑटोमेटिकली 6 हो गया। उप संयोजन संख्या जो है 6 होगा। सीधा सीधा आपको 6 लिख देना है। उसके बाद 4 नंबर जो क्वेश्चन है, आयुपैक नेम आपको इस कंपाउंड का बताना है। इसका कंपाउंड का जो आयुपैक नेम लिखेंगे आप, अगर इसका आयुपैक नाम वगैरह नहीं जानते हैं तो वीडियो के लिंक में जाइए और अंदर आयुपैक नेम का वीडियो जो है सर्च करिए। इसका जो नाम होगा वो पेंट 3 एनोइक एसिड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हिंदी में भी लिखा है मैंने, इसको आप ध्यान से देख लें। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका पांचवा, राइट द नेम ऑफ द शुगर प्रेजेंट इन RNA। RNA में डायरेक्टली आप राइबोज भी लिख सकते हो, लेकिन इसका पर्टिकुलर नाम जो है बीटा डी राइबोज होता है। अगर आप राइबोज भी लिखते हो तो उसको भी करेक्ट माना जाएगा। ठीक है, राइबोज भी लिखोगे तो भी करेक्ट माना जाएगा, बीटा डी नहीं लिखते हो तो। लेकिन अगर आपको याद रहता है तो बीटा डी राइबोज को याद रखिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया राइट द मोनोमर ऑफ टेफ्लोन। और टेफ्लोन का एकलक का नाम बताना है, तो उसको बोलते हैं टेट्राफ्लोरो इथिलीन। ठीक है, तो ये आपका जो है इसका नाम हो जाएगा, इसका मोनोमोर का। ठीक है, टेट्राफ्लोरोइथिलीन। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट आर द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ डेटोल। डेटोल के मुख्य मुख्य अवयव जो है आपको बताने हैं। तो इसमें दो अवयव होते हैं, एक होता है क्लोरोक्सीलेनॉल और दूसरा होता है अल्फा टार्पिनियोल। ठीक है, तो क्लोरोक्सीलेनियोल और अल्फा टार्पिनियोल, ये दोनों के दोनों कंपाउंड्स को आपको नाम लिखने होंगे। हिंदी और इंग्लिश वर्जन दोनों में लिखा है, तो आप इसको देख सकते हैं। आठवां जो क्वेश्चन है, मेंशन करना फैक्टर दैट्स अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स या कारक हैं उनको लिखना है। बहुत सारे कारक होते हैं, इसमें से 3 या 4 आपको याद रहने चाहिए और आपको आसानी से याद भी होगा। एक तो आपका जो है सांद्रता यानी कंसंट्रेशन है। उसके बाद में जो अभिक्रिया का तापमान यानी रेट ऑफ टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन कैसा है, नेचर कैसा है उत्पाद का और अभिकारक का, रिएक्टेंट्स का एंड प्रोडक्ट का, ये भी डिपेंड करता है। और उत्प्रेरक यानी कि कैटलिस्ट है या नहीं है वो भी डिपेंड करता है। कैटलिस्ट जो है किसी अभिक्रिया को यानी रिएक्शन को बहुत तेजी से प्रभावित करता है। प्रकाश भी, लाइट भी कई कई रिएक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और प्रेशर भी साथ में। तो इनमें से कोई भी 3 या 4 कारक आपको याद होनी चाहिए। ये लगभग लगभग हमने 6 लिखे हैं, तो इन 6 को आप अच्छे तरीके से याद करो, 3 या 4 ऑटोमेटिकली याद रह जाएंगे। यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है। इसके बाद 9th जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताना है इमल्शन क्या होते हैं और इसके डिफरेंट टाइप्स क्या होते हैं और प्रत्येक का उदाहरण आपको देना है। तो दो अमिश्रणीय द्रवों का कोलाइडी विलयन जो है इमल्शन कहलाता है। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। तो अमिश्रणीय द्रवों का कोलाइडी विलयन जो है इमल्शन कहलाता है। ए कोलाइडी सॉल्यूशन ऑफ टू इमल्सिबल लिक्विड्स इज कॉल्ड एन इमल्शन। ठीक है, सिंपल इस लैंग्वेज में आपने डेफिनेशन समझ लिया। अब टाइप्स की बात करें तो इमल्शन दो प्रकार के होते हैं, पानी में तेल और तेल में पानी। यानी कि जो आपका है इसको कह सकते हैं ऑयल इन वाटर एंड वाटर इन ऑयल। सबसे पहले हम बात करें OW यानी कि ऑयल इन वाटर, तो पानी में तेल इमल्शन जो है वह इमल्शन जिसमें
तेल परिक्षिप्त अवस्था के रूप में और पानी जो है फैलाव माध्यम यानी निरंतर चरण के रूप में मौजूद होता है, तो ये हमारा तेल में पानी इमल्शन कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम दूध या वेनिश क्रीम को दे सकते हैं। वाटर इन ऑयल की बात करें, जिसको WO बोलते हैं, तो इस इमल्शन में, जिस इमल्शन में जो है पानी परिक्षिप्त अवस्था में रहता है, ठीक है, इसमें तेल परिक्षिप्त अवस्था में होता है, इसमें पानी परिक्षिप्त अवस्था में होता है, यहाँ पे पानी फैलाव माध्यम में होता है, यहाँ पे तेल फैलाव माध्यम में होता है, और इसी को हम वाटर इन ऑयल इमल्शन कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो मक्खन और कोल्ड क्रीम जो है इसके उदाहरण आप लिख सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है, आप इसको इंग्लिश वर्जन में लिखना चाहें तो यहाँ पे इंग्लिश में भी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी आंसर लिखा गया। ध्यान से समझ लेना है, हिंदी में आपको समझ में आ जाता है, उसके बाद इंग्लिश में आसानी से याद हो जाता है। उसके बाद जो है निम्नलिखित यौगिकों के आयुपेक नेम लिखने हैं, यहाँ पर सारे के सारे जो आपके कंपाउंड्स हैं। तो इसमें पहला जो आप लिखोगे, इसमें ट्रायामीन क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड जो है इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ट्राइअमीन क्लोरिडो क्रोमियम थर्ड, बहुत ही इसको पूरा का पूरा मिला के लिखना पड़ता है। इसके बाद में नेक्स्ट जो है ये आपका पोटेशियम के साथ है, तो यहाँ पर पोटेशियम टेट्रा साइनो निकिलेट जो है इसका नाम हो जाएगा। तो यहाँ पे सेकंड जो है इसको जरूर डालोगे, सेकंड है, ठीक है। इसके बाद में जो नेक्स्ट आपका थोड़ पूछा है PT यानी कि प्लेटिनम वाला, तो इसमें हो जाएगा आपका इसका आंसर कि डाइक्लोरिडोबिस, डाइक्लोरोरिडोबिस इथेन 1,2 डाइएमीन प्लेटिनम 4 नाइट्रेट, इस तरह से जो है इसका आंसर लिखना है। इसमें हिंदी में भी मैंने नीचे लिखा है, आप इसको समझ सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को बहुत तरीके से आपको याद करना होगा, और आपने अगर आयुपेक नेम के वीडियोस नहीं देखे तो उनको देख करके सीख लेना, क्योंकि इसको सीखना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ ये नाम जो हैं आप नहीं लिख पाओगे। इसके बाद 11वां जो क्वेश्चन है, हाउ विल यू कन्वर्ट इथेनॉल इनटू फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो इथेनॉल से आपको ये तीनों कंपाउंड कैसे बनाएंगे, इसके रिएक्शंस जो हैं आपको बतानी है। तो चलिए, सबसे पहला रिएक्शन जो है, इथेनॉल को डाइल्यूट NOH के साथ में जब आप ट्रीट करोगे तो ये आपको 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल देगा। यहाँ पर ये रिएक्शन में से आपको मिलेगा, ठीक है, NOH के साथ इथेनॉल को क्रिएट कराने पे। उसके बाद में जो है इसका रिडक्शन प्रोसेस होगा जो NaBH4 के साथ में, तो आपको ब्यूटेन 1,3 डायोल देगा, जो कि हमें बनाना था प्रोडक्ट। तो यहाँ पे पहला प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा। दूसरे प्रोडक्ट की बात करें तो एथेनॉल को जो है आपको डाइल्यूट NaOH के साथ में फिर से आपको 3 डाई हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जो है प्राप्त करना है। उसके बाद में इसको हीट के साथ में, वाटर के साथ में जो है इसको ट्रीट कराएंगे, तो हमको ब्यूट 2 एनल मिल जाएगा, ठीक है, एनल मिल जाएगा। तो ये प्रोडक्ट हमारा फाइनल प्रोडक्ट। अब इसके बाद में जो है नेक्स्ट प्रोडक्ट आपका ब्यूट 2 एनोइक अम्ल जो है हमें निकालना है। तो आपको फिर से एथेनॉल को डाइल्यूट के साथ में, NOH के साथ में ट्रीट कराएंगे। सेम रहेगा कंपाउंड आपका, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल जो है बनेगा। उसके बाद में इसको फिर से आप वाटर और जो है हीट के साथ में कन्वर्ट करेंगे ब्यूट 2 एनल में, और ब्यूट 2 एनल को फिर से जो है आप इसको जो है क्या करेंगे, ट्रीट करेंगे टॉलेंस रिएगेंट के साथ में, AgNH3 का OH के आयन के साथ में। तो ये आपको ब्यूट 2 एनोइक एसिड जो है प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ तक आपकी रिएक्शन वही सेम सेकंड वाली रहेगी। उसके आगे जो है आपको ये वाला कंपाउंड उसमें आगे जोड़ना होगा। इसके बाद में आते हैं डिफ्रेंशिएट करना है आपको, जिसमें आपको फाइबरस और ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो हैं, रेशेदार और गोलीकार प्रोटीन जो है, इनको डिफ्रेंशिएट करना है। तो देखिए, जब पेप्टाइड श्रृंखलाएं समांतर होती हैं तथा हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड आबंधों द्वारा संयुक्त होती है, तो रेशा या रेसे जैसी जो है संरचना प्राप्त होती है, जिसको हम फाइबरस प्रोटीन कहते हैं। और गोलीकार प्रोटीन जब बनती है, जब पॉलीपेप्टाइड की श्रृंखला कुंडली बना करके गोलाकृति प्राप्त कर लेती है, तो ऐसी संरचनाएं हमको प्राप्त होती है। तो ये तो संरचनाओं के रूप में हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। इस प्रकार के प्रोटीन सामान्यतः जल में जो है अविलय होते हैं, और ये जो होते हैं गोलीकार, ये जल में विलय होते हैं। इसके अलावा रेशेदार जो प्रोटीन होते हैं, ये जंतु उत्तकों के प्रमुख संरचनात्मक पदार्थ होते हैं, और इनके जो अणु हैं वो दुर्बल अंतराणु बलों द्वारा जुड़े रहते हैं, ठीक है। कुछ सामान्य उदाहरणों में आप बाल, ऊन और रेशम जो है इसके एग्जाम्पल्स आप दे सकते हैं, और इसमें इंसुलिन और एल्बुमिन जो है इसके सामान्य उदाहरण है। तो इस तरह से आपको कोई भी 3 एग्जाम्पल, 3 डिफ्रेंशिएट कर देने, 3 नंबर के क्वेश्चन में 3 अंतर आपको बता देने हैं, चाहे एग्जाम्पल के साथ में आप बताओ। तो तीसरा एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, 2 आप ऊपर वाले लिख सकते हो, उसके बाद में आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, और नंबर नहीं कटेंगे। यहाँ पर इंग्लिश मीडियम के लिए भी हमने जो है 5-5 अंतर बताए हैं। इन 5-6 अंतर में से जो आपको याद करने हैं, जो आसानी से आपको याद होता है, उसको आप याद करें। छोटे से छोटे और जितने अच्छे से अच्छे याद कर सकते हैं उनको याद करके रखना है आपको।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है डेक्रोन के एकलक बताने हैं। तो डेक्रोन में दो ही एकलक होते हैं आपका, एक होता है इथिलीन ग्लाइकॉल और दूसरा होता है टेरेपैथिक अम्ल। ठीक है, टेरेपैथिक एसिड होता है और एथिलीन ग्लाइकोल होता है। दो ही इसमें एकलक होते हैं, इन्हीं के नाम आपको इसमें बताने थे। उसके बाद में है आपका 14 नंबर क्वेश्चन, कृत्रिम मधुरक क्या होता है। दो उदाहरण बताने हैं। कृत्रिम मधुरक के बारे में हमने पिछले सेट्स में भी डिस्कस किया है। वो रसायन जो भोजन को मीठा करते हैं कृत्रिम मधुरक कहलाते हैं। वे मतलब ये चीनी की जगह यूज़ होते हैं, वो रसायन है ये। ठीक है, ये हमारे शरीर में जो है कैलोरी को नहीं जोड़ते हैं और हमारे शरीर को नुकसान भी नहीं पहुंचाते हैं। उदाहरण के लिए आप ये तीन तीन एग्जाम्पल लिखे हैं, इसमें से कोई भी दे सकते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में आसानी से आपको याद रखना है, क्योंकि आपका पेपर जो है आपको हिला देगा, क्योंकि आपको 1.5 घंटे में समय नहीं रहेगा कि आप अपने सेकंड पेपर का रिवाइज भी कर पाओ। फर्स्ट पेपर ही आपको कंफ्यूज कर देगा, सेकंड पेपर में आपका दिमाग जो है हिल सकता है। इसलिए आपको थोड़ा सा अच्छे तरीके से शॉर्ट चीज़ों को प्रिपेयर करना है। और मैंने जितने भी आंसर्स आपके बायोलॉजी के, फिजिक्स के और केमिस्ट्री के जो दिए हैं, वो सब चैनलों से हट के दिए हैं। यानी कि कोई भी चैनल जो है वो मेरे आंसर्स को फॉलो नहीं कर पाया है, क्योंकि मैंने सबसे लास्ट में सॉल्यूशंस जो है स्लोली स्लोली हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों को कंबाइन करके और ईजीएस्ट लैंग्वेज में बनाया है। याद रखना आपको, ये सारे सॉल्यूशंस इस वीडियो के एंड में आपको प्लेलिस्ट में दिखाई देंगे, वहाँ पे प्लेलिस्ट को टच करके सारे सॉल्यूशंस देख सकते हो। यदि कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो उसके लिए कमेंट भी कर सकते हो। 15 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। यहाँ पे रेट कांस्टेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 60 पर सेकंड दे रखा है ना, और यहाँ पे टाइम पूछ रहा है कि रिड्यूस द इनिशियल कंसंट्रेशन को अगर रिएक्टेंट जो है 1/16 वैल्यू पर क्या होगा, समय कितना लगेगा। 1/16 भाग जब रह जाए तो कितना हमें सांद्रता जो है इसकी कम हो जाएगी, तो कितना समय लगेगा। तो इसको हम जानते हैं कि दिया क्या गया है, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए नियत दर जो है 60 पर सेकंड दिया गया है। ठीक है, गिवन दैट द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर इज 60 पर सेकंड। ठीक है, 60 पर सेकंड। अब यहाँ पे देखिए, मान लीजिए हमने ए जो है प्रारंभिक सांद्रता मानते हैं। ठीक है, लेट ए बी द इनिशियल कंसंट्रेशन, इसको मान लिया। तो अंतिम सांद्रता जो आपको पता ही है कि क्या हो जाती है, ए अपॉन में 1 अपॉन में है ना, तो इससे 1/16 इंटू ए करोगे तो क्या आ जाएगा, 1/16। यानी कि इसको क्या, अब मैंने डायरेक्ट लिख दिया है, आप चाहे तो क्या लिख सकते थे, यहाँ पे 1/16 भाग रह जाता है ना प्रथम प्रथम का। तो 1/16 गुणा में ए करोगे तो आपका जो 1/16 इंटू ए करोगे तो आएगा क्या, फाइनली a/16 ही आएगा। तो हमने डायरेक्ट इसको a/16 लिख दिया। रेट कांस्टेंट के की वैल्यू आपको 60 पर सेकंड दे रखी है, और टाइम का आपको पता ही है। ये रिएक्शन का आपको हमेशा हर वीडियो में, पहले वीडियो से बताया हमने कि जो आप कभी भी जो है फॉर्मूलों को भूलना नहीं है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों दे रखा है। तो फर्स्ट हमने क्या माना है, ए माना है, तो फर्स्ट की जगह ए रख दिया। ठीक है, और सेकंड हमने अभी अभी निकाला, ए निकाला a/16। ठीक है, तो फाइनल कंसंट्रेशन को हमने इसमें नीचे रख दिया। ठीक है, ऊपर वाले को ए माना था, ए की जगह ए रख दिया, और ए नोट की जगह ए रख दिया, जिसको हमने पहला माना था, और फाइनल वाला माना है a/16, इसको नीचे रख दिया। और हमारे पास में के की वैल्यू 60 है, के की वैल्यू 60 रख दी। अब हमारा जो ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 1/16। 1/16 को आप कन्वर्स करोगे मैथमेटिक्स से तो सारे 1 गायब हो जाएंगे, 16 ऊपर चला जाएगा, तो आपका आ जाएगा log 16। और ये वाली समीकरण ऐसी हो जाएगी, ये वाली चेंज होकर के इस तरह से बन जाएगी। 16 को हम अगर ब्रेक करें तो सिंपल बनाने की बात कर रहा हूँ, मतलब डायरेक्ट आप log 16 की वैल्यू ले सकते हो, लेकिन उससे अच्छा है कि आप log 2 की वैल्यू लो, जो कि आसान होता है और क्वेश्चन में भी दिया जाता है कई बार। तो यहाँ पर log 16 को 2 की पावर 4 लिख सकते हैं, और 2 की पावर 4 जो है आप कह सकते हो 4 log 2। और log 2 की वैल्यू जो होती है आपको पता है 0.301 होती है, जो कि आप यहाँ पे लिख दोगे। इंटू में 4 है, 4 लिख लोगे। और इसके बाद में आप इसको काटना चाहो तो काट सकते हो, इस 4 को जो है आप काट सकते हो इस 60 से, तो ये 15 टाइम्स में कट जाएगा। आप इस तरह से भी काट सकते हो और डायरेक्ट मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, फिर इसको काटने के बाद में जब इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास 4.6 इंटू 10⁻² सेकेंड्स जो है इसका आंसर आ जाएगा। यही आपको निकालना था। इसके बाद आते हैं 16 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे निम्नलिखित यौगिकों की संरचना देना है, तो Fe6 के बारे में बताना है। तो Fe6 का जो है स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बनेगा, Xe आपका बीच में आ जाएगा और इसके आपके 6 एटम्स जो हैं F के जो सारे जुड़ जाएंगे। उसके बाद में ICl3 का देना है, तो ICl3 का ये वाला दिया हुआ है। इसके बाद में आपका SF6 का देना है, तो SF6 के जो है सारे के सारे इस तरह से स्ट्रक्चर बनेंगे। और IF5 का जो आपको देना है, तो IF5 का इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा। इसके बाद में XE6 जो है वापस पहला वाला ही पूछ लिया, रिपीट कर दिया है, तो ये मिस प्रिंट है, मिस्टेक है। ठीक है,
तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें 4 जो हमारे को देने थे, 4 आंसर्स हमने यहाँ पे देख लिए। स्ट्रक्चर्स एक बार जरूर प्रैक्टिस करते रहना बीच बीच में। एन मौके पे अगर प्रैक्टिस करोगे तो सारे आपके एक साथ में घुल मिल जाएंगे, क्योंकि आपके अप्रोक्सीमेटली 3 सेट या 3.5, हाँ 3 सेट में आपके जो है स्ट्रक्चर्स को ज़्यादा दिया गया है। तो स्ट्रक्चर्स, उन सभी स्ट्रक्चर्स को एक बार ड्रॉ कर लेना, कोई इशू नहीं है स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करने में, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो एक बार प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, तो आप प्रैक्टिस जरूर कर लेना। 17वां क्वेश्चन है, राइट करना है शॉर्ट नोट्स। तो इसमें अमोनिया लाइसिस करना है और गैब्रियल फैथेलामाइड सिंथेसिस और उसके बाद में एसिटिलेशन, इन तीनों को आपको बताना है। अमोनी अपघटन और गैब्रियल थैलिमाइड संश्लेषण और एसिटिलन या एसिटिलीकरण। ठीक है, तो सबसे पहले अमोनी अपघटन की बात करते हैं। तो यह क्रिया है जिसमें या तो एकिल यानी कि एरिल हैलाइड के हैलोजन अणु में या फिर अल्कोहल यानी कि फिनॉल के जो है आपके हाइड्रोक्सिक समूह का विस्थापन अमीनो समूह द्वारा होता है। किसका विस्थापन होता है? हाइड्रोक्सिक समूह या हैलोजन समूह का जो है विस्थापन होता है अमीनो समूह से। और इस क्रिया में जो है एल्कोहली जो अमोनिया है, एल्कोहली अमोनिया जो है अभिकर्मक होता है। कौन सा अभिकर्मक प्रयोग होता है? एल्कोहलीय अमोनिया। और ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक अमीन बनाने के काम में आता है। अगर आपको ज़्यादा याद नहीं रहता तो आप सीधा सीधा लिख सकते हो कि अमोनिया अपघटन जो है सामान्यतः प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक अमीन बनाने के लिए यूज किया जाता है ये मेथड। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो अगर आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है डेफिनेशन समझने में तो। ठीक है, फिर आपको इंग्लिश में जो लिखना है, आप इंग्लिश में जो स्टूडेंट्स लिखना चाहते हैं और इसकी इस टाइप की रेट ऑफ रिएक्शन जो है, सॉरी, प्राथमिक एमीन, सेकंड एमीन और थर्ड एमीन जो है, आप इस तरह से केवल ये दे देना, क्योंकि आप जब इसकी रिएक्शन लिखोगे ना तो रिएक्शन आपको कंफ्यूज कर देगा। इतने सारे रिएक्शंस आप याद नहीं कर सकते हो, हर सेट में बहुत सारे रिएक्शंस है। उसके अलावा बुक में बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनके रिएक्शंस हैं, तो सारे रिएक्शंस तो आप याद नहीं करोगे, लेकिन रिएक्शंस का जो पर्टिकुलर पैटर्न है उसको आप याद रखोगे। तो इस वाले पैटर्न को आप याद रखोगे जिसमें प्राइमरी, टार्टरी, सेकेंडरी और टार्टरी जो है आपके इसमें अमाइंस फॉर्म होंगे। बस इसको लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरह से या तो आप ये वाला लिख दो, तो ये वाला लिखोगे तो क्या है, आपको इसमें प्राइमरी, टार्टरी और सेकेंडरी नहीं शो करेगा, तो आप सीधे सीधे जो है इस तरह से पूरा का पूरा जो है कंप्लीट लिख देना। ठीक है, उसके बाद में गैब्रियल जो है थैलेमाइड संश्लेषण है। इसमें क्या होता है कि थैलेमाइड KOH से क्रिया करके पोटेशियम थैलेमाइड बनाता है, जो एकिल हैलाइड से अभिक्रिया करके एन एल्कील थैलेमाइड देता है, जिसके जल अपघटन से जो है प्राथमिक एमीन प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है इसकी रिएक्शन आप दे दोगे, पूरी की पूरी रिएक्शन इस तरह से शॉर्ट फॉर्म में मैंने रिएक्शंस बताई हैं ताकि आपको आसानी से याद रह पाए। ठीक है, तो इस तरह से आप इसका लिख दोगे। अब लास्ट आपका जो है एस्टिलेशन, जो इसमें आपका क्या होता है, ये एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एक यौगिक में एक एसिटाइल समूह जो है CH3C डबल बॉन्ड O समूह के लिए हाइड्रोजन परमाणु को प्रस्तापित किया जाता है। और एसिटिलीकरण अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों में आमतौर पर एक एसिटोएक्सिड कार्यात्मक समूह होता है। जो स्टूडेंट इसको इंग्लिश में देखना चाहते हैं वो इंग्लिश में इस डेफिनेशन को या इस पूरे अभिक्रिया का जो कंपाउंड कैसे काम करता है उसको लिख सकते हैं। और इस जो आपकी एसिटिलीकरण है, एसिटिलेशन है, इसका जो इक्वेशन है कुछ इस तरह से आपको देखिए, दो तरह से इक्वेशन मैंने यहाँ पे दिया है। आप डायरेक्ट जो है मैं आपको दो तरीके बता रहा हूँ, आपको कौन सा आसानी से याद होगा वो याद कर लीजिए। देखिए, एक तो स्ट्रक्चर फॉर्मूले याद करिए, तो आपको जो है दो स्ट्रक्चर्स का रिएक्शन करके ये एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। या फिर आप काम करिए सीधे सीधे जो है आप स्ट्रक्चर फॉर्मूले याद रखिए। ठीक है, इन फॉर्मूले को ही डायरेक्ट आपको क्या करना है, C7H6O3 जो कि आपका साइक्लिक एसिड है, जो सैली साइक्लिक एसिड जो है, इसको एसिटिक एनहाइड्राइड से ट्रीट करेंगे, यानी कि इसके बीच में आपको क्या करना है, प्लस लगा देना है। मैं अगर चाहूँ, सपोज करो मैं एग्जाम में लिखूँ, अगर मुझे ये याद नहीं होता ये वाला, तो मैं क्या करूँगा एग्जाम में, क्योंकि लिखना तो है, तो मुझे क्या करना है कि ये वाली जो वैल्यूज़ हैं इसको लिख देनी है। तो इसको मैं लिख करके ये वाली C7H6O3 और फिर बीच में जो है प्लस का निशान लगाकर ये वाला कंपाउंड लिख दूंगा। और फिर आपका जो है यहाँ पे एरो बना करके बता दूंगा कि ये जो एरो के साथ में ये वाला कंपाउंड जो है आपका ये बना रहा है। ठीक है, साथ में ये बना रहा है, तो यहाँ पर मैं प्लस का निशान इसमें लगा दूंगा। तो ये हमारे दो कंपाउंड बन गए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं चाहे तो। और बाकी अगर आप ये याद करते हैं ऊपर वाला तो बेस्ट एंड बेस्ट है, उससे बेहतरीन ऑप्शन तो आपको मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये रिएक्शंस को लिखना है। उसके बाद में आपका 18वां जो क्वेश्चन है, इसमें कंप्लीट करना है फॉलोइंग रिएक्शंस को। यहाँ पे आपके हर सेट में कुछ ना कुछ रिएक्शंस दी गई हैं। और जहाँ तक है, मैं अभी दूसरे बोर्ड्स के भी पेपर देखता हूँ, सभी बोर्ड्स के अप्रॉक्सीमेटली पूरे हिंदुस्तान के, तो जो आपकी रिएक्शंस है ना, ये थोड़े से ऊल जलूल बोर्ड जो है आपको परेशान करने का काम कर रहा है बस।
ठीक है, यहाँ पर उसको अच्छे क्वेश्चंस देने चाहिए जो आपको वाकई में हेल्पफुल रहते हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस इन्होंने बेकार के दिए हैं और बेहुदा क्वेश्चन दिए हैं। फिर भी आपको करने तो हैं, तो इसका जो है आपको कंप्लीट करना है फॉलोइंग रिएक्शंस को। तो इस रिएक्शन को जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा इस रिएक्शन का, तो जो आपका CH3 CH2, इसमें कितने आपके कंपाउंड ऑफ कार्बन 5 आ जाएंगे जो कि आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से आपका ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। आगे बस आपको इस रिएक्शन का इतना ही लिखना है, इस पार्ट में पूरा कंप्लीट रिएक्शन ये हो जाएगा। उसके बाद सेकंड पार्ट में जो है आपका ये रिएक्शन जो है कंप्लीट करने के लिए आपको इसके साथ में HCl जो है जुड़ जाएगा, क्योंकि आपका HCl जो है एक H जो है बाहर आ जाएगा और H2H5 जो है आपका इस बेंजीन रिंग के साथ में जुड़ जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, नेक्स्ट जो पार्ट है इसमें आपका, इसमें Zn Hg और HCl के साथ में इसको जब ट्रीट कराओगे तो आपका H2O फॉर्म होगा, वाटर के साथ में ये फॉर्म करेगा। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका, इसको कंसनट्रेटेड NOH के साथ में हीट करोगे आप, तो आपको जो है ये COONA देगा। दो आपको रिंग मिलेंगे, दोनों में अलग अलग प्रोडक्ट जो है फॉर्म होंगे। आपका CH2OH बन जाएगा एक में, और एक में आपका जो है COONA बन जाएगा। उसके बाद में अंतिम जो है इसमें Br और NO2 है जो आपका एज इट इज़ रहेगा। इसमें केवल एक चीज़ जो है Mg को जो है इसमें इंक्लूड कर लेंगे बस, तो ये आपका रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें आ जाएगा MgBr और NO2 आपका साथ में है, वो ऐसा ही रहेगा। तो ये आपका रिएक्शन पांचों कंप्लीट हुए। 19वें क्वेश्चन की बात करें तो हाउ आर द विटामिन क्लासिफाइड, डिस्क्राइब ईच टाइप अलोंग विद 2 एग्जाम्पल्स, गिव 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ विटामिन A एंड C। विटामिनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, सभी प्रकार के जो विटामिन हैं उसको दो दो उदाहरण देने हैं, और विटामिन A और C के स्रोत क्या है, ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, ये आपको बताने हैं। सबसे पहले विटामिन के प्रकार की बात करते हैं। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन को दो वर्गों में जो है वर्गीकृत किया गया है। एक वसा में घुलनशील विटामिन होता है और एक पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। तो वसा में घुलनशील विटामिन की बात करें तो वसा में घुलनशील विटामिन वसा कोशिकाओं में जमा होते हैं, और जैसा कि नाम से पता चलता है इन विटामिनों को अवशोषित करने के लिए वसा की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल में जो है A, D, E और K विटामिन, मैंने यहाँ पे हिंदी कर दिया है पूरा, आप इसको A B C D जैसे लिखते हैं हम, ये वाला ये आप लेटर यहाँ पे यूज़ कर लेना, ठीक है, में घुलनशील विटामिन है। और दूसरा आपका पानी में घुलनशील विटामिन की बात करें तो पानी में घुलनशील विटामिन हमारे शरीर में जमा नहीं होते, क्योंकि इनकी अधिकता जो है मूत्र के माध्यम से ही बाहर निकल जाती है, इसलिए इन विटामिन को लगातार भरने की आवश्यकता होती है। विटामिन बी और सी पानी में घुलनशील विटामिन है, ठीक है, बी और सी। उसके बाद में आपके पूछा है इसने विटामिन ए और सी के स्रोत बताने हैं, यानी सोर्सेज क्या है। तो विटामिन ए जो है आलू, गाजर, कद्दू, पालक, बीफ और अंडे में पाया जाता है। विटामिन सी जो है संतरे, अंगूर जैसे खट्टे पदार्थों के और जूस में पाए जाते हैं। उसके बाद में हम इसका इंग्लिश वर्जन यहाँ पे देख सकते हैं, टाइप्स ऑफ विटामिन। तो सोल्यूबिलिटी के अकॉर्डिंग जो है फैट सोल्यूबल विटामिन है और वाटर सोल्यूबल विटामिन है। फैट सोल्यूबल विटामिन वही सोल्यूबल विटामिन है जो स्टोर होते हैं फैट सेल्स में, और इनका नेम जैसे बताता है, इम्प्लाइज करता है कि विटामिन रिक्वायर्स फैट इन ऑर्डर टू एब्जॉर्ब्ड। इनको जो है वसा चाहिए, तभी जाके ये विटामिन जो है घुलेंगे। और विटामिन A, D, E और K जो है इसके सारे के सारे फेट सॉल्युबल विटामिन के एग्जांपल्स है। इसी तरह से वाटर सॉल्युबल की बात करें तो वाटर सॉल्युबल विटामिन आर नॉट स्टोर इन आवर बॉडी, ये हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होते, क्योंकि ये पानी के साथ मिल करके ये एक्सक्रीट हो जाते हैं हमारे यूरिन के थ्रू, और देयर फोर जो है दीज विटामिन नीड टू बी रिप्लेनिश्ड कॉन्स्टेंटली, यानी कि इसकी पूर्ति जो है आवश्यक होती है लगातार। और विटामिन बी और सी जो है ये वाटर सॉल्युबल विटामिन में आते हैं, जो कि किससे मिलते हैं, जो कि हमें मिलते हैं, ध्यान रखना है, सब चीज़ों से, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों से मिलते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें सी की, तो हमारा जो है साइट्रिक फूड और जूसेस में मिलते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो है ऑर्गेनिक जो ऑरेंजेस होते हैं और ग्रेप फ्रूट्स होते हैं उनमें भी मिलते हैं। विटामिन ए जो है पोटैटो में, कैरोट में और पम्पकिन्स में, स्पिनच यानी पालक में और बीफ में और एग्स में मिलते हैं। यहाँ पर जो है आपको प्लेलिस्ट जो डिस्प्ले हो रही है, इस प्लेलिस्ट को आप ओपन कर लीजिए, एक बार टच करिए, आपको प्लेलिस्ट जो है ये ओपन हो जाएगी, और इसमें सारे सॉल्यूशंस चाहें आपके आर्ट्स हो या कॉमर्स हो या साइंस, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सारे सॉल्यूशंस एक जगह ही एक ही प्लेलिस्ट में हैं। अपने दोस्तों को, अपने जो भी आपके स्कूल फ्रेंड हैं उनके ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं, उनको भी बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।